Assalamualaikum, myself Mohammad Shahbaz, the physics teacher in Pedagogy School and College. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का पेपर जो कि आज हुआ है. So the first MCQs is in half an hour, 180 waves are passing through a point in a river. The time period of the wave. अब यहाँ पर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड. लेकिन टाइम पीरियड से पहले अगर हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए टाइम पीरियड इससे हम लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 180 वेव्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं. और जो टोटल टाइम है वो हाफ एन आवर है. हाफ एन आवर इन 30 मिनट्स, लेकिन आप इसको पहले कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स के अंदर, ऐसा यूनिट्स के अंदर. तो 30 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड, 1 मिनट के अंदर जो सेकंड्स हैं वो हमारे पास 60 होते हैं. तो इस तरह से ये आपके पास आंसर बन जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 1800. तो ये आपके पास जो है वो डिवाइड करके आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1/10. अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी. तो टाइम पीरियड आ जाएगा 1/f. तो अगर आप 1/10 का रेसिप्रोकल लें इन सिंपली, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10. तो 10 सेकेंड जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा. So the second MCQs is the sound energy passing per unit area per second is measured in ये watt per meter square होता है. I mean जो इंटेंसिटी होती है that is power per unit area, तो power per unit watt और area का मीटर स्क्वायर. So आंसर आ जाएगा आपके पास watt per meter square. The third MCQs is object is at 60 centimeter from lens and the image is at 20 centimeter. The magnification is, अब इसमें आप लोगों को जो है वो फॉर्मूला भी जो है वो गिवन था फॉर्मूला शीट के अंदर, जो कि मैग्निफिकेशन जो है वो आपके पास इक्वल होती है द डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस जो है वो हमें, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर्स के अंदर है तो सेंटीमीटर में भी रहने देंगे तो डजंट मैटर. सो इमेज का डिस्टेंस जो है उसने कहा था 20 सेंटीमीटर है. सो 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर. तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल करें. सो 0 0 से कैंसिल, तो 1/3 जो है वो आपके पास यहाँ पर आंसर बन जाएगा. क्योंकि यूनिट नहीं होता मैग्निफिकेशन का, तो 1/3 जो है आंसर हो जाएगा इसका. सो द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास. The next MCQ is potential difference between 2 points is 12 volt. The work done needed to shift 10 coulomb charges. तो इसमें भी जो है वो आप लोगों के पास फार्मूला जो है वो मौजूद था. फार्मूला यहाँ पे लगेगा V is equal to W divided by Q, mean work done per unit charge, जिससे आपके पास W equals to आ जाएगा W will be equals to Q into VK. यहाँ पर चार्ज है वो हमारे पास 10 कूलम है और वोल्टेज जो है वो हमारे पास 20 है. तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट विल बी 200 जूल. दैट विल बी द आंसर. So the sixth MCQs is how long does it take a current of 50 milliamps to transfer 10 coulomb charge. मीन यहाँ पर करंट भी दिया हुआ है आपके पास. करंट I is equal to 50 मिली एम्प्स, जिसको हम लोग जो है वो 1000 से डिवाइड करके एम्प्स में कन्वर्ट कर देंगे. तो 0.05 जो है वो आपके पास करंट आ जाएगा. एंड सेकंड जो यहाँ पर गिवन है वो आपके पास चार्ज है Q इज इक्वल टू 10 कूलम. यहाँ सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे. आपके पास करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम Q डिवाइडेड बाय T. तो करंट भी दिया हुआ है, चार्ज भी दिया हुआ है, टाइम फाइंड करना है. टाइम को वहां मल्टीप्लाई करें, करंट को जो है हम लोग यहाँ डिवाइड कर दें. सो Q डिवाइडेड बाय T विल बी इक्वल टू द टाइम. Q हमारे पास यहाँ पर था 10 एंड डिवाइडेड बाय टाइम इज 0.05. इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 200 सेकेंड एंड दैट इज द आंसर. The seventh MCQs is The seventh MCQs is determine the equivalent resistance of the circuit. जब इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले जो आपके पास R1 और R2 हैं, R1 and R2, these are in series combination.
तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है हम लोग उसको सिंपली ऐड कर देते हैं R1 प्लस R2, जो कि बन जाएगा 2 प्लस 2 4 ओम। अब नाउ दिस 4 ओम रेजिस्टेंस एंड R3 जो कि आपके पास जो है वो भी आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस है। अब ये दो रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गई हैं। ये भी 4 ओम रेजिस्टेंस और ये भी आपके पास 4 ओम रेजिस्टेंस। नाउ इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2। तो R1 यहाँ पर आपके पास जो है वो 4 हो जाएगा, R2 भी आपके पास 4 हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 1/4, जिसका आंसर बन जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 2। लेकिन ये 1 ओवर R इक्विवेलेंट है, तो अगर हम लोगों ने R इक्विवेलेंट फाइंड करनी है तो दोनों अगर रेसिप्रोकल लेंगे, सो R equivalent will be equals to 2 ohm. That is the answer. The eighth MCQs is if IP is equal to 100 into IS. अगर यहाँ पर अगर हम लोग फाइंड आउट कर लें कि IP और IS का क्या रिलेशन है, तो वहां से आपके पास जो है इनका रिलेशन बन जाएगा जी। सो 100 को जो है हम लोग वहां जाके डिवाइड कर देंगे। सो IP divided by IS will be equals to 100। अब इसमें भी आपके पास जो है वो फॉर्मूला जो है आप लोगों को फॉर्मूला शीट के अंदर गिवन था कि जी नंबर ऑफ टर्न्स और जो करंट के दरमियान रिलेशन है वो आपके पास किस तरह से होता है, एन एस डिवाइडेड बाय एन पी इक्वल्स है हमारे पास आई पी डिवाइडेड बाय आई एस। तो आई पी डिवाइडेड बाय आई एस की वैल्यू जो है वो आपके पास 100 आई है। सो यहाँ से अगर हम रेशो देखें मीन एन एस ओवर एन पी, मीन एन एस रेशो एन पी जो है वो 100 आ रहा है, मीन 100 किस तरह से 100 रेशो 1। सो 100 रेशो 1 विल बी द आंसर। द आउटपुट ऑफ अ नॉर गेट इज 1 व्हेन। और गेट के लिए जो हमारे पास जो है आउटपुट का जो रिलेशन होता है, जो आउटपुट की जो इक्वेशन होती है, दैट इज x इज इक्वल टू नॉर गेट है ये। सो ए और होता तो ए प्लस बी, नॉर है तो ए प्लस बी के आगे जो हम लोग नॉट लगाते हैं। सो अगर यहाँ पर देखें 0 प्लस 0 होगा तो आपके पास आंसर 0 आएगा, लेकिन नॉट जो है वो उसको 1 कर देगा। सो व्हेन बोथ आर जीरोस देन इसका जो आपके पास रिजल्ट बनेगा वो आपका 1 आएगा। ट्रूथ टेबल के अंदर भी जो है हम इसको देख सकते हैं। The 10th MCQs is in optical fiber information travels in the form of, इसमें जो है वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करती है। सिग्नल्स को जो है पहले लाइट एनर्जी में लाइट में कन्वर्ट किया जाता है और फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है वो ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल्स ट्रांसमिट करता है। The half life of an isotope is 1 year. Its a percentage left after 3 years. अब यहाँ पे अगर हम लोग ये देखें कि आफ्टर फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें, आफ्टर फर्स्ट ईयर की, तो ये आपके पास 100% का कितना रह जाता है, 50%। अब अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ, तो इस 50 का हाफ क्या बन जाएगा, 25%। इसी तरह से आफ्टर थर्ड ईयर की अगर हम बात करें तो 20 मीन जो रिमेनिंग रह जाता है उसका 50% जो है वो डी होता जाता है। तो 25% जो रह गया है आफ्टर थर्ड ईयर, 25 का भी जो है वो हाफ करेंगे, जो कि आ जाएगा आपके पास 12.5%। सो आफ्टर 3 years जो है वो आपके पास 12.5% जो है वो आपका रिमेनिंग रह जाएगा। सो द लास्ट एमसीक्यूज इज एक्स प्लस ऑक्सीजन और जो है वो आपके पास है, तो नाइट्रोजन और हीलियम ले रहे हैं, तो हमने इसमें बताना है कि ऑक्सीजन क्या है। इसमें आपने एक बहुत ही सिंपल सा जो है वो रूल याद रखना होता है कि जी दोनों इक्वेशंस की दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो है उन दोनों का सम सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर 8 है, इस साइड पे क्या है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड साइड दिस वन इज 7 and 2, 7 plus 2 9, इसका मतलब यहाँ पर 8 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 1 होना चाहिए। उसके बाद अगर हम मास नंबर की बात करें तो 4 and 14 18 हो जाएगा। यहाँ पर 17 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ताकि 17 और 1 18 हो जाए। सो इट्स मीन दैट इससे हम लोगों ने ये देखा कि आपके पास ये जो x है वो क्या होना चाहिए, 1h1, जो कि हमारे पास प्रोटियम होता है। सो मूव टू द सेक्शन बी। शॉर्ट क्वेश्चंस, कंपेयर द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन इस्लामाबाद एंड माउंट एवरेस्ट। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, जैसे फॉर्मूला शीट के अंदर भी जो है वो आप लोगों को गिवन है।
टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि इस्लामाबाद और माउंट एवरेस्ट में जी की वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली माउंट एवरेस्ट जो कि जो है वो टॉप पे है, हाइट ज्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो लिटिल बिट कम होती है। तो जहाँ पर जी की वैल्यू कम होती है, यहाँ पर देखें तो टी का जो रिलेशन है वो जी के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। and अगर जी ज्यादा होगा टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो माउंट एवरेस्ट पे जो है वो जी की वैल्यू कम होने की वजह से टाइम पीरियड ज्यादा हो जाएगा, और इस्लामाबाद में जो है वो आपके पास एज कम्पेयर टू माउंट एवरेस्ट टाइम पीरियड कम होगा। सो इसके अगर हम नेक्स्ट और ऑप्शन की बात करें, जो कि है हमारे पास एनलिस्ट द नेसेसरी कंडीशंस टू प्रोड्यूस एको। तो एक तो कंडीशन ये है कि आपके पास जो टाइम है साउंड का रिफ्लेक्ट बैक होके आने का वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एयर है वो अगर टाइम गैप जो है टू साउंड्स के बिटवीन 0.1 सेकेंड हो एटलीस्ट, तो फिर हम लोग उसको सुन पाते हैं, अदरवाइज जो है वो नहीं सुन पाते। तो एक कंडीशन तो ये थी, और दूसरा ये कि जिस भी हर्डल से, जिस भी ऑब्स्टेकल से साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होके आ रही है, वो डिस्टेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए अराउंड 16.6 मीटर जो है वो होना चाहिए। तो फिर जो है वो आपको एको सुनाई देती है। The second short question is describe the factors affecting the loudness of the sound। तो इसमें आपके पास जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड हो गया, जो कि जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा लाउडनेस ज्यादा होगी। सरफेस एरिया होगा, जिस भी जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सरफेस एरिया ज्यादा, तो एम्पलीट्यूड भी उसका ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं सोर्स और ऑब्जर्वर का, तो जितना डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होता जाता है, उतना ही लाउडनेस कम होती जाती है। जैसे एक हमारे करीब बंदा बैठा हुआ होता है, वो बोल रहा है, तो उसकी लाउडनेस हमें ज्यादा सुनाई दे रही होती है। अगर हम उससे दूर जाते हैं तो उसकी लाउडनेस है वो कम होती जाती है। और एंड पे फोर्थ फैक्टर था हमारे सेंसिटिविटी ऑफ द ह्यूमन एयर। ऑब्वियसली सेंसिटिविटी पे भी डिपेंड करता है, जैसे ओल्ड एज जो पर्सन होते हैं उनको जो है वो थोड़ा ज्यादा लाउड जो है वो सुनाई देता है। तो इट्स मीन दैट सेंसिटिविटी पे भी जो है वो डिपेंड करती है लाउडनेस। सो इसका और ऑप्शन में था ब्रीफली एक्सप्लेन द डैम्पिंग, डिस्कस इट्स ग्राफिकल मेथड। तो डैम्पिंग क्या होती है कि रेजिस्टिव फोर्स की वजह से जो आपके पास जो है वो साउंड का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाता है। और आपने इसकी डायग्राम भी जो है वो बना देनी थी कि स्टार्ट में जो है वो एम्पलीट्यूड हाई है, फिर जो है वो आपके पास एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आपने इसकी डायग्राम भी जो है वो बना देनी थी। So the third one is what will be the speed of the light in diamond that has a refractive index of 2.42। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो फार्मूला लगाना था, जो कि हम लोगों को फार्मूला पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या है, जिसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3.0 10 मीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो v फाइंड आउट करना है। सो v विल बी इक्वल्स टू v को वहां मल्टीप्लाई करेंगे और n को यहाँ डिवाइड, c डिवाइडेड बाय n आ जाएगा। c हमारे पास जो है वो 3.0 10 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय n, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है दैट इज 2.42। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो वेलोसिटी आ जाएगी इन मीटर पर सेकेंड। सो थर्ड का जो और ऑप्शन है ब्रीफली इलाबोरेट म्यूचुअल इंडक्शन, मेक अ स्कीमेटिक डायग्राम, राइट इट्स यूनिट। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है कि जिसमें अगर एक कॉइल के अंदर करंट जो है वो चेंजिंग हो रहा है, जिसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंजिंग होगी, जो कि साथ पड़ी नेबरिंग कॉइल में जब मैग्नेटिक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लिंक करेगी, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। तो अगर आप इसकी जो है वो डायग्राम वगैरह बनाएं, तो ये कॉइल बना के साथ में यहाँ पर हम लोग जो है वो बैटरी लगा देंगे, उसके बाद स्विच लगा दें, या आपके पास जो है वो प्राइमरी कॉइल समझ लें, जिसमें करंट जो है वो जब हम चेंज करेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साथ पड़ी है नेबरिंग कॉइल जो है इसमें से वो लिंक करेगा, और जब वो चेंजिंग होगा तो यहाँ पर इस सेकेंडरी कॉइल के साथ जो हम लोगों ने गैल्वानोमीटर लगाया हुआ होगा, इसमें वो हमें जो है वो डिफ्लेक्शन शो करके देता है। तो इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और इसी तरह से अगर हम इसके यूनिट की बात करें, तो इसका यूनिट जो है वो आपके पास हेनरी होता है, HENRY, जिसको हम लोग जो है वो कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से आपने इसका यूनिट भी बता देना था, और डायग्राम से भी जो है इसको इलाबोरेट करना था और डिफाइन वगैरह भी कर देना था। So the number fourth one is two small equally charged metal sphere having
चार्ज 5 माइक्रो कूलम्स ईच प्लेस एट रजिस्टर, मीन आपके पास यहाँ पर Q1 जो है वो भी Q1 और Q2 दोनों सेम है, क्योंकि आपके पास 5 माइक्रो कूलम, लेकिन आपने माइक्रो नहीं रहने देना, यहाँ पर इसको 10⁻⁻⁶ ऐसा यूनिट में लिखना है। इसी तरह से Q2 की वैल्यू भी आपके पास जो है वो सेम यही है, 5 × 10⁻⁶ कूलम। और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, जिसको डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज 4 सेंटीमीटर। लेकिन इसको भी है आप ऐसा यूनिट में पहले कन्वर्ट करेंगे, 4 × 10⁻⁻²मीटर। बिटवीन देम कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो सिंपली कूलम्स लॉ लगा देना था, जो कि आपके पास जो है यहाँ पर फॉर्मूला शीट के अंदर भी गिवन है, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू भी फॉर्मूला शीट के अंदर गिवन थी, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। Our option is find the power delivered to an air conditioner when it draws a current of 12 ampere when connected to a power supply of this one। ये भी बहुत 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 जो है वो इजी न्यूमेरिकल था। माशाल्लाह से न्यूमेरिकल्स जितने भी आई हैं वो बहुत सिंपल से जो है वो न्यूमेरिकल्स आए हैं इस दफा। तो करंट जो है वो यहाँ पर हमें दिया गया है, दैट इज सो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, करंट गिवन है I इज इक्वल टू 12 एम्पियर, और इसी तरह से यहाँ पर उसने वोल्टेज भी हमें दे दी है, V इज इक्वल टू 210 वोल्ट। और हम लोगों ने यहाँ पर क्या पावर फाइंड करना है, पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI। जस्ट सिंपली प्लग इन द वैल्यूज, मल्टीप्लाई दीज टू वंस एंड गेट द आंसर। So the fifth question is, and the light enters from air into glass, refractive index of 1.55। मीन अब एयर से है तो इसका मतलब आपके पास, अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम समझ लें कि आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से, ये एक ग्लास स्लैब है और यहाँ से जो है आपके पास क्या आ रहा है, लाइट एंटर हो रही है, ये आपके पास जो है वो लाइट जो है वो एंटर हो रही है इसमें। अब नॉर्मल, चूंकि हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं वो नॉर्मल के साथ लेते हैं, और जो एंगल लेते हैं ये आपके पास जो है वो थीटा 1, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। और इसी तरह से जब ये जैसे ग्लास में एंटर होगी तो ऑब्वियसली टूवर्ड्स जो है वो नॉर्मल बेंट हो जाती है, और ये जो आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल होता है इसको हम लोग थीटा 2 का नाम देते हैं। अब यहाँ पर चूंकि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आपके पास 1 होता है, इसको हम लोग फिर N1 का नाम दे देते हैं, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो N2 का नाम देते हैं, जो कि उसने गिवन भी दिया हुआ है 1.55 है। और थीटा 1 मीन उसने कहा कि जो आपके पास लाइट इंसिडेंट हो रही है वो कितने एंगल पर हो रही है, द लाइट इंटर्स फ्रॉम एन एयर ग्लास रिफ्लेक्टेड एज दिस वन, मीन थीटा 1 आपको दिया हुआ है, दैट इज 35 डिग्री। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, मीन इन सिंपल वर्ड्स आपने थीटा 2 फाइंड करना है। यहाँ स्नेल्स लॉ लगना था जो कि आपको गिवन भी है, n1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू होता है आपके पास n2 sin थीटा 2 into sin थीटा 2। तो यहाँ से आपके पास जो है वो sin थीटा 2 will be equals to n1 over n2 sin थीटा 1। वैल्यूज पुट करें और आपके पास जो है जो भी वैल्यूज आएंगी, sin थीटा 2 विल बी इक्वल्स टू साइन जो है आप इनवर्स लेंगे, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसका साइन इनवर्स लें तो आपके पास जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टेड एंगल आ जाएगा। सो और ऑप्शन इज अ बैटरी फोर्स बल्ब यूजेस 8 सेल्स। अब ईच सेल जो है वो आपके देखिए आपके पास चूंकि बैटरी जो है वो सेल्स को जो है वो सीरीज में कंबाइन करके जो है वो बनाई गई होती है। उसने कहा टोटल 8 सेल्स जो है वो कंबाइन किए गए हैं और हर एक सेल की जो वोल्टेज है वो आपके पास 1.5 है। बेसिकली इस बैटरी की जो वोल्टेज बनेगी उसको आप 8 सेल्स हैं जो कि और सीरीज में कनेक्टेड होता है तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1.5 करेंगे, जो कि आपके पास 12 वोल्ट बन जाएगा। दिस वन विल बी द वोल्टेज ऑफ दैट बैटरी। और रेजिस्टेंस जो बल्ब की है आर वो आपके पास दिया हुआ है 10 ओम। आपने फाइंड आउट करना है करंट की वैल्यू, सिंपली ओम्स लॉ लगाएं, दैट इज V इक्वल्स टू IR, और I आपके पास इक्वल आ जाएगा V डिवाइडेड बाय
आर के। जस्ट सिंपली प्लग इन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। और करंट जो है वो आपके पास ऐसे यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। So the next one is an electric heater working at a potential difference of 240 volt draws 30 ampere of current. How much electric energy will be consumed in 90 minutes? ये भी बहुत 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 सिंपल जो है वो न्यूमेरिकल था। अब जैसे इसके अंदर आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, एक तो पोटेंशियल दिया हुआ है, मीन V की वैल्यू जो है वो आपके पास गिवन है। जी, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो गिवन है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस मीन V की वैल्यू गिवन है, दैट इज 240 volt. So the V will be equals to 240 volt। और करंट भी दिया हुआ है I is equal to 30 एम्पियर। हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी, एनर्जी जो है वो कितनी जो है वो कंज्यूम करेगा, हमने वो फाइंड आउट करनी है। और साथ में यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन टाइम जो है मिनट्स के अंदर है तो आप इसको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। सो 90 मल्टीप्लाई बाय 60 या जो है वो सेकंड्स में टाइम आ जाएगा। फिर उसके बाद सिंपली आपने एनर्जी वाला जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसका फॉर्मूला लगाना है, दैट इज E इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय टी, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तीनों वैल्यूज आपके पास गिवन है, जस्ट मल्टीप्लाई दीज वंस एंड गेट द आंसर। So the next one is radium 226 undergoes alpha decay. अब alpha decay आपके पास क्या होता है, 2He4। So write the reaction equation and determine the identity of the daughter nuclei। अब यहाँ पर अगर हम लोग रिएक्शन की बात करें तो यहाँ रिएक्शन जो है हमारे पास बेसिकली कुछ इस तरह से बनता है। हमारे पास क्या गिवन है, रेडियम गिवन है, और जो कि जिसका उसने मास नंबर दिया हुआ है 226। इसका एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली 88 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब चूंकि ये किस में जा रहा है, अल्फा डीके में जा रहा है, सो इट्स मीन दैट यहाँ पर आपने इसमें से इसका, अब जब अल्फा डीके होता है तो हमें पता है कि अल्फा डीके के अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो डिक्रीजेस हो जाता है बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीज हो जाता है बाय 4। तो अब यहाँ पर देखिए, अब एलिमेंट बाद में हम लोग देखते हैं कि वो कौन से वाला होगा। यहाँ पर देखें कि 226 से इसका फिर एटॉमिक मास जो है वो मास नंबर जो है वो चेंज हो जाएगा 226 से 222। और इसी तरह से जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 88 से हो जाएगा 86। तो अब कौन सा एलिमेंट है जिसका जो है वो एटॉमिक नंबर 86 हो और मास नंबर जो है वो 222 हो, तो वो आपके पास जो है वो रेडॉन होता है, Rn। तो ये आ जाएगा 86 और मास नंबर बन जाएगा 222। तो इस तरह से देखिए वही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स का सम भी जो है वो आपके पास सेम आना चाहिए। So the next one is briefly explain the right hand rule for the case of the current passing through a solenoid। जब सोलेनॉइड में करंट जो है वो पास आउट करता है तो उसमें हम लोगों ने राइट हैंड रूल किस तरह से लगाती हैं। तो राइट हैंड रूल हमें बेसिकली ये बताता है कि आप अपने राइट हैंड में सोलेनॉइड को इस तरह से ग्रैब करें कि कर्लिंग फिंगर जो है वो इंडिकेट करे डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो जो आपका थंब है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल। तो फिर आप उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड होती है और इनसाइड सोलेनॉइड जो है वो साउथ से नॉर्थ होती है। और ऑप्शन में है डिस्कस नॉर गेट विद इट्स सर्किट डायग्राम सिंबल एंड ट्रूथ टेबल। तो नॉर गेट एक ऐसा गेट होता है कि जिसमें वो आपको जो है वो वन सिर्फ और सिर्फ तब देते हैं जब दोनों इनपुट जो है वो आपके पास जीरो होती हैं। और इसका ट्रूथ टेबल जो है आप बना लेंगे, इसी तरह से इसका सिंबल बनाएंगे जिसमें हम लोग दो इनपुट्स देते हैं, वन एंड टू। अब चूंकि ये और होता तो हम सिंपली यहाँ से आउटपुट ले लेते, क्योंकि ये नॉर गेट है तो यहाँ से हम लोग नॉट लगाएंगे। और इसका जो आउटपुट की इक्वेशन होती है वो आपके पास होती है x इज इक्वल टू ए प्लस बी और बार, जैसे हम लोगों ने जो है वो ऑलरेडी एमसीक्यूज के अंदर भी किया था। और इसी तरह से इसका ट्रूथ टेबल भी जो है वो आप लोग बना लेंगे, जिसमें एक्स ए जीरो जीरो ए जीरो बी जीरो 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 वन वन जीरो और वन वन लेके और ये वाली इक्वेशन लगा के आप उसका आउटपुट जो है वो बना सकते हैं। So the eighth MCQ is briefly elaborate the methods to increase the resultant force on armature of DC। कि मीन आप किस बेस से जो है वो इसको जो है वो फोर्स को इंक्रीज कर सकते हैं
रिजल्टेंट फोर्स को। सो एक ऑप्शन तो ये है कि आप अप्लाइड वोल्ट जो आप दे रहे हैं उसको इंक्रीज कर दें तो उसकी जो है वो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ा दें, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दें, या जो आपके पास वो लूप्स का एरिया है उसको अगर आप इंक्रीज कर दें तो आपकी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आर्मेचर ऑफ डीसी पे इंक्रीज हो जाएगी। और इसी तरह से इसके और ऑप्शन में जो है वो रैम और रोम का आपने डिफरेंस लिखना था कॉलम बना के। रैम और रोम, पहले तो आपने ये वाला, रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। इसी तरह आपके पास वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, परमानेंट जो है रैम जो है वो परमानेंटली स्टोर करती है, रोम जो है वो परमानेंटली बल्कि टेम्परेरी जो है वो स्टोर करती है। रोम जो है वो आपके पास वोलेटाइल होती है और रैम जो है वो नॉन वोलेटाइल होती है, जिसमें डाटा जो है वो स्टोर रहता है अगर पावर जो है वो स्विच ऑफ भी हो जाती है। तो इसमें आपने जो है वो एटलीस्ट 3 डिफरेंस जो है वो लिखने हैं। The ninth MCQ is a 12 24 volt battery passes a 30 milliamps current. मीन यहाँ पर हमें एक तो वोल्टेज दिया गया है that is V is equal to 24 volt, और करंट दिया हुआ है that is 30 मिली एम्प्स। एक रेजिस्टर में से फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस आर हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करना था, लेकिन करंट जो है वो आप क्या करेंगे, पहले इसको इसके ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। मिली क्या होता है, 10⁻³ तो 30 10⁻³ एम्पियर जो आपके पास करंट। सिंपली आपने यहाँ पर ओहम्स लॉ लगाना था, दैट इज V इक्वल्स टू आई आर। resistance find out करनी है, so R is equal to V divided by I, just simply plug in the values and get the answer। और R का resistance को जो ऐसा यूनिट होता है वो ohms होता है, वो भी आपने मस्त लिखना है उसमें। So इसके और ऑप्शन में है state a right hand rule of current passing through a conductor placed inside a uniform magnetic field। I mean यहाँ पर जब किसी एक कंडक्टर को प्लेस किया जाता है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो आपके पास राइट हैंड रूल उसमें किस तरह से लगाएंगे। तो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, आपने राइट हैंड रूल को इस तरह से जो है वो स्ट्रेच करने कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो इंडिकेट करें द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन जो है वो आपके पास ये जो पाम की डायरेक्शन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट पाम, ये आपके पास जो है वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा कि यहाँ पर जो है वो आपके पास उस पर जो फोर्स लगनी है वो किस डायरेक्शन के अंदर लगनी है। The 11th and last short question is what will be the atomic mass and atomic number of the nuclei that comes after the decay of the thorium, and that is 234। और यहाँ पर आपके पास क्या है, क्या चीज होनी है, बीटा डीके होना है। अब यहाँ पर आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि बीटा डीके के अंदर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर पे क्या चेंजेस आती हैं। तो बीटा डीके के अंदर बेसिकली एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 1 और मास नंबर जो है वो रिमेन सेम रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसकी केमिकल इक्वेशन लिखें, सो थोरियम इज इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 90 होता है और मास नंबर जो है वो 234 होता है। अब चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बीटा डीके हो रहा है और हमें ये पता है कि बीटा डीके के अंदर मास नंबर जो है वो एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है बाय 1 और मास नंबर सेम रहता है। तो ये 91 हो जाएगा, 91 और 234। तो ऐसा कौन सा जो है वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 91 और मास नंबर 234 हो, वो आपके पास है प्रोटेक्टोनियम, प्रोटेक्टिनियम, जिसको हम लोग पी ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा 91 और मास नंबर आ जाएगा 234। और साथ में जो है चूंकि बीटा डिके हो रहा है तो आप यहाँ पर बीटा -1 लिख देंगे, ये आपके पास जो है वो बीटा डिके हो गया। और इससे जो न्यू डॉटर एलिमेंट आपके पास है उसका एटॉमिक नंबर आप कह देंगे कि 91 है और मास नंबर जो है वो 234 है, और उसके बाद से जो कि पूछा है उसका नेम क्या है, तो नेम आपके पास आ जाएगा प्रोटेक्टिनियम। So इसके और ऑप्शन में है determine the electrostatic force between nitrogen nucleus having 7 protons and the valence electrons which is at the distance of 4.8 nanometer। ये भी आपके पास जो न्यूमेरिकल है बहुत ज्यादा इजी था। अब चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान, तो सबसे पहले अगर हम मैं न्यूक्लियस का चार्ज को Q1 का नाम देता हूँ, तो Q1 पे टोटल चार्ज कितने हैं। अब चूंकि चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन होता है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब चूंकि उसके अंदर 7 प्रोटॉन्स मौजूद हैं तो आप उसको पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास कूलम में चार्ज आ जाएगा। और इसी तरह से जो Q2 है, Q2 तो उसने कहा कि जी आपने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है, इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो फोर्स बतानी है, तो ऑब्वियसली चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लेंगे
जो कि सेम होता है, जस्ट जो है वो आपका साइन माइनस में होता है, लेकिन यहाँ जैसे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन का जो हमारे पास है वो और ऑप्शन है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन नाइट्रोजन न्यूक्लियस हैविंग 7 प्रोटॉन्स। Q1 जो है वो अगर हम बात कर लेते हैं कि जी क्या है, चार्ज ऑन न्यूक्लियस है, तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्योंकि उसके अंदर 7 प्रोटॉन मौजूद हैं और चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन होता है 1.6 10⁻⁻19, तो टोटल चार्ज के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस। अब जो कि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स फाइंड आउट करनी है, तो Q2 जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो जिसका चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और यहाँ पर जो डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज 4.8 नैनोमीटर। अब यहाँ पर भी आपने इसको नैनो नहीं रहने देना क्योंकि ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है, तो 4.9 और नैनो कितना होता है 10⁻⁻9। तो ये आपके पास डिस्टेंस भी आ गया। सिंपली यहाँ पर भी आप लोग कूलम्स का लगाएंगे, दैट इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल्स टू होगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। k की वैल्यू 9 into 10⁻9 होती है जो कि आप लोगों को यहाँ पर फार्मूला शीट के अंदर भी गिवन थी। तो ये था हमारे पास सेक्शन बी, जो कि जो है वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी था माशाल्लाह से। सो मूव टू द लास्ट सेक्शन दैट इज सेक्शन सी, लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें उसने बताया हुआ शो दैट द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन डिराइव द फार्मूला ऑफ इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि आपने सिंपली सबसे पहले बताना था कि जी सिंपल पेंडुलम होता क्या है, एक मेटेलिक बॉल है उसको हम लोग अनस्ट्रेचेबल स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दें और स्टार्ट में वो जो पोजीशन ए पे है तो वेट और टेंशन इक्वलाइज होते हैं और वो स्टेबल होती है। जैसे हम लोग उसको फिर लिटिल बिट डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करने के बाद उसके वेट के जो है वो कंपोनेंट्स बनेंगे, जिसमें कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो टेंशन को नलिफाई करेगा और साइन थीटा वाला रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। दैट्स व्हाई एफ रिस्टोरिंग जो है माइनस एम जे साइन ऑफ थीटा। फिर इस तरह से ये जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के ये वैल्यूज फाइंड आउट करके आपने इसमें ये प्रूव करके देना था कि ये जो आपके पास ए जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस एक्स के, दैट इज द कंडीशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये प्रूव करके फिर उसके बाद उसने जो है जो कि क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा हुआ है डिराइव द फार्मूला फॉर इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो उसके बाद आपने ये टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन भी डिराइव करके दे देना था। सिंपल, दैट इज वेरी सिंपल। सो इसका बी ऑप्शन में था एक्सप्लेन द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आल्सो ड्रा द डायग्राम। तो इसके लिए जो है वो आप लोगों ने जो है वो ये वाला टॉपिक लिख देना था कि जब किसी भी कंडक्टर को प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उस वो किस तरह से जो है वो फिर इंटरेक्ट करते हैं और क्या फोर्स लगती है, जो कि आपके पास जो डायरेक्टिव इक्वेशन होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड्स के करंट के जो उसमें फ्लो कर रहा है लेंथ के जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है और किस डायरेक्शन में जो है आपने उसको प्लेस किया उसके साइन थीटा से, और प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होता है कि की वैल्यू यहाँ 1 होती है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इतनी इस पे लगेगी, और डायग्राम जो है वो आप लोग बना देंगे। इसके अलावा आप और सिंपल डायग्राम भी बना सकते हैं कि जिसमें एक साइड पे जो है वो आप नॉर्थ पोल बना दें, एक साइड पे आप जो है वो ये यहाँ पर जो है अगर आप नॉर्थ पोल बना दें यहाँ पर, ठीक हो गया, ये आपके पास नॉर्थ पोल हो गया। दूसरी साइड पे जो है वो आपके पास साउथ पोल आ जाएगा। नॉर्थ से साउथ जो है वो आपके पास डायरेक्शन होगी, और इसमें जो है आपने एक कंडक्टर को पास आउट करवा देना है। ये आपने एक कंडक्टर लेना है और फॉर एग्जांपल कंडक्टर जो है वो कुछ इस तरह से और करंट जो है वो इस सेक्शन में जा रहा है, इसका जो है वो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसी तरह से जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेट है उसकी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसकी डायरेक्शन जो है वो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगी। तो आप इस तरह से सिंपल डायग्राम भी बना सकते थे इसकी कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उस पर फोर्स किस तरह से लगती है, उसके लिए आप इस डायग्राम की ये वाले भी बना देते दैट वुड बी ओके। सो द नेक्स्ट वन इज question number 4 is explain the combination of the capacitors in parallel with diagram, also give its characteristics and derive a relation for its equivalent capacitance। तो इसके लिए जो है वो आप लोगों ने सबसे पहले तो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना था कि लेट्स जो है आपके पास C1 C2 C3 जो है वो
कैपेसिटेंस के कैपेसिटर्स हैं और उनको जो है हम लोगों ने इस तरह से जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। ये डायग्राम भी आप लोगों ने बनानी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपके पास ये आ जाएगा कि इसमें जो C1 C2 C3 तीनों जो है वो चूंकि अप्लाइड पोटेंशियल से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो वोल्टेज जो है वो सेम रहेगा और इसी तरह से चार्ज जो है वो इनकी कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पे चार्ज Q1 स्टोर होगा, इस पे Q2 होगा, इस पे Q3 होगा, लेकिन टोटल जो है वो आपके पास Q1 Q2 Q3 के इक्वल हो जाएगा। फिर Q इज इक्वल टू CV के अकॉर्डिंग यहाँ फॉर्मूला लगा के V चूंकि हर एक में सेम है तो आप कॉमन लेके क्रॉस करके इसलिए आपके पास इक्वल कैपेसिटेंस आ जाएगी और फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के लिए जो है वो हम अप टू n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स उनको ऐड कर देते हैं। सिंपली जो है आपने इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना था। सो इसका और ऑप्शन है द सोनार सेंड्स अल्ट्रासाउंड सिग्नल्स टू सीबेड्स it is received back after 9.2 seconds। अच्छा यहाँ पर आपने सिंपली फॉर्मूला लगाना था s इज इक्वल टू vt वाला, ठीक है, लेकिन 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 s इज इक्वल टू vt वाला आपने फॉर्मूला लगाना है। स्पीड ऑफ साउंड भी दी हुई है और आप लोगों को जो है वो टाइम भी दिया हुआ है, लेकिन ये वाला जो डिस्टेंस है ये आपके पास क्या, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ये सी बेड है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो मौजूद है। यहाँ से अगर हम लोग जो है वो अल्ट्रासाउंड्स को सेंड करेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग अल्ट्रासाउंड्स को भेजेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, एक तो ये साउंड जो है वो यहाँ से डाउनवर्ड जाएगी, ठीक है, एक तो ये यहाँ से डाउनवर्ड जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बैक आएगी। अब ये जो टाइम दिया हुआ है वो उसने कहा है कि उसने भेजी और फिर वहां से वापस आने में ये टोटल टाइम है। या तो आप पहले ये करें कि सिर्फ जाने में कितना टाइम लगा इसको 2 से डिवाइड कर लें, या ये जो आपके पास डिस्टेंस आएगा ये बेसिकली जाने का और वापस आने का है। तो जब आप डेप्थ फाइंड आउट करेंगे तो डेप्थ के लिए आपके पास जो भी डिस्टेंस आएगा आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तब जाके जो है वो आपके पास वहां पर जो जो भी डेप्थ है वो आपके पास आएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस जाने और वापस आने का है। सो द नेक्स्ट वन इज Question number 5 is elaborate the working of the compound microscope, draw ray diagram, determine its magnification power। तो इसमें भी आप लोगों ने जो है वो थोड़ा कंपाउंड माइक्रोस्कोप को बताना था, जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, आईपीस होता है, आईपीस की फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस से जो है वो ग्रेटर होती है। ये वाली रे डायग्राम जो है वो आप लोगों ने बनानी थी और उसके बाद इसकी जो है वो जो मैग्निफिकेशन है वो भी आप लोगों ने लिख देनी थी, -ti इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस मल्टीप्लाई बाय आपके पास n जो कि आपके पास नियर पॉइंट होता है डिवाइडेड बाय आईपीस की जो है वो फोकल लेंथ वो आ जाएगा। सो द नेक्स्ट वन इज इसका जो और ऑप्शन है डिस्कस द यूज ऑफ द लॉजिक गेट्स इन द ईमेल लॉगिन एंड फ्रंट एंड बैक डोर बेल। ये भी आपकी बुक के अंदर जो है वो मौजूद था बकायदा इसी हेडिंग के साथ, यूजेस ऑफ द लॉजिक गेट्स ईमेल लॉगिन, जिसके अंदर जो है वो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे अगर ईमेल लॉगिन करनी है तो हमें एक तो आईडी देनी पड़ेगी करेक्ट, जिस और साथ में जो है वो हमें करेक्ट पासवर्ड भी देना पड़ेगा। जब तक दोनों चीजें करेक्ट नहीं होगी तब तक आउट वो जो है वो लॉगिन नहीं होगी, आई मीन आपको आउटपुट जो है वो 1 नहीं मिलेगा। और इसी तरह से फ्रंट गेट एंड बैक डोर आपके पास जो है वो बैक गेट डोर बेल है, जिसमें जो है वो आप चाहे ए से इनपुट दें या बी से इनपुट दें और आगे जो है वो हम लोग और गेट लगा के भी जहाँ से भी आपके पास इनपुट आए या दोनों साइड से इनपुट आए तो आपके पास डोर बेल जो है वो रिंग करे। तो इस तरह से इसके जो है वो आप लोगों ने ये दोनों यूजेस लिख देने थे और ये डायग्राम्स, इसकी ये वाली डायग्राम बना देनी थी और इसकी आपने ये वाली डायग्राम बना देनी थी। So the last long question is explain the nuclear fusion reaction in detail along with diagram and nuclear equation। Obviously आप लोगों को पता है कि फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें एक लार्ज अनस्टेबल न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होता है और आपके पास जो है वो स्मॉलर अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से भी एक्सप्लेन किया गया था कि यूरेनियम जो है वो स्लो न्यूट्रॉन जब बम्बार्ड किया जाता है तो अब्सॉर्ब करता है तो वो आपके पास क्या हो जाता है, वो आपके पास अनस्टेबल हो जाता है और वो डिके हो जाता है डॉटर न्यूक्लियस के अंदर, न्यूट्रॉन्स इमिट करता है, साथ में एनर्जी इमिट करता है। ये अपने एक एग्जांपल्स भी जो है वो उसकी दे दी थी जिसमें यूरेनियम बैरियम क्रिप्टॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में जो है वो 2 या 3 न्यूट्रॉन्स जो है वो इमिट करता है, साथ में बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। और ये वाली डायग्राम भी बनाना चाहे तो ऑब्वियसली ये वाली भी आप डायग्राम बना सकते थे। So the last one is differentiate primary and secondary memory. Why are both needed in the computer? So primary and secondary memory का भी जो है वो आपका चैप्टर 17 के अंदर मौजूद था।
प्राइमरी मेमोरी जनरली स्मॉलर इन साइज, इज डिजाइन टू होल्ड्स द डाटा टेम्परेरी, और इस तरह से सेकेंडरी जो है वो परमानेंटली जो है वो स्टोर करने के लिए होता है। ये आपने जो है वो थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन कर देना था। सो बहुत इजी पेपर था माशाल्लाह से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।